नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत शर्मा जी की कहानी पर हम बातचीत कर चुके हैं। दोस्तों, आज से अगले कुछ दिन तक हम हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह जी पर बात करेंगे। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति को समझने वाले लोगों को पता है कि 90 हलकों वाला ये हमारा छोटा सा प्रदेश क्षेत्रवाद की दृष्टि से कई हिस्सों में बटा हुआ है। बागड़, खादर, जीटी रोड बेल्ट, ब्रेज और एक हमारा प्यारा अहिरवाल क्षेत्र। अहिरवाल में राव बीरेंद्र सिंह जी के परिवार का रसूख इतना बड़ा है दोस्तों कि ये कहावतें आज भी अहिरवाल में कही जाती हैं कि इसो राव साहब तो हाथ मिला के आए हुए हैं। तो राव साहब से हाथ मिलाना भी वहां पर आज भी एक प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। और अगर आप बीरेंद्र सिंह जी की बात की जाए तो वो एक मरोड़िए इंसान थे, मरोड़ वाले, ठसक वाले राजनेता थे। उनकी गर्दन के बारे में बहुत सारी कहानियां अहिरवाल के क्षेत्र में हैं दोस्तों। एक मैं आपको सुनाता हूं। 23 सितंबर 1978 को इंदिरा गांधी जी रेवाड़ी में आई थी और रामपुरा हाउस में भोजन के बाद वो बाई जी यानी कि राव बीरेंद्र सिंह जी की बहन सुमित्रा जी और राव वीरेंद्र सिंह के साथ कार में बैठने लगी तो एक जो नेता थे बागड़ी बेल्ट से गए हुए, उन्होंने मजाक में कहा कि राव साहब अब तो गर्दन सीधी कर लो। तो राव साहब ने उनको पलटवार करते हुए कहा कि चौधरी तेरा की तकलीफ है, मेरी गर्दन तो जामुनु टेढ़ी है और टेढ़ी रहेगी, चाहे इसको सीधा करने में तुम कितना जोर लगा लो। इसके बाद इंदिरा गांधी समेत सारे लोग खुलकर हंसे और ऐसे हाजिर जवाब थे राव साहब। और हर तरफ की जो पगड़ी बांध लेना भी राव साहब की विशेषताओं में शामिल था। हर विषय पर अध्ययन करना और जब भी समय मिले कुछ ना कुछ पढ़ते रहने की उनकी आदतें थी, जो बहुत कम लोगों को पता है। बहुत पढ़ाकू आदमी थे और समय नियम के बहुत पक्के थे। भोजन इत्यादि का समय बिल्कुल फिक्स था, 1 मिनट भी लेट सेट हुआ तो फिर उनको बर्दाश्त नहीं होता था। चुनाव के दौरान वो आम कार्यकर्ताओं के साथ ही मिल बैठकर भोजन करते थे और इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं किया करते थे। राव बीरेंद्र सिंह जी देहात की जनता, जिसमें किसान, गरीब, मजदूर के सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक उत्थान के वो अहिरवाल में एक प्रतीक के तौर पर हमेशा जाने जाते रहेंगे। राव साहब के जीवन में दृढ़ता के साथ साथ अनुशासन रहा और ये दृढ़ता, अनुशासन उनके जीवन और उनके व्यवहार में दिखाई देता था। उनका व्यक्तिगत और जनहित कार्य करने का अपना एक अलग तौर तरीका था और प्रशासनिक तौर पर इन्होंने कभी भी बाहरी दबाव, स्वार्थ, कुतर्क और वितर्क को नहीं माना। एक बार उनको दिमाग में जो चीज सेट आ गई फिर वो उस पर चलते थे। एक कुशल प्रशासक वो थे। अच्छे अच्छे अफसरों को अहिरवाल क्षेत्र में लगाते थे ताकि जो विकास कार्य हैं उनको वो अपने तरीके से करवा सकें। इनको अपने साथियों के परखने का एक अलग पैमाना होता था और बहुत धैर्य रखते थे, वो सबको मौका देते थे। और रामपुरा हाउस, अहिरवाल की जनता में जो रसूख रामपुरा हाउस का आज है, प्रेम है, उसमें राव बीरेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। राव बीरेंद्र सिंह जी के हृदय में अपने साथियों, कार्यकर्ताओं के प्रति प्रेम, अपनत्व की भावना थी, किंतु इनके साथ रहते हुए साथी व सहयोगी कितने दूर तक जाएंगे यह उस व्यक्ति विशेष की विचार शक्ति, मनोवृत्ति और चरित्र पर निर्भर करता था। राव साहब स्पष्ट विचारधारा के आदमी थे, अनुशासित थे, नैतिक चरित्र उनका बहुत बढ़िया था, व्यवहार कुशल थे, दृढ़ संकल्पी थे और दूरदर्शिता थे और उनकी गजब की समझ शक्ति होती थी। वो जिस बारे में सोचते वैसा ही स्पष्ट बोला करते थे, जैसा उनके मन में होता था वैसा उनका मुंह पे होता था। चालाक छलकपटी लोग होते हैं थे, उनकी राव साहब से कभी नहीं बनी। राव साहब की ईश्वर में अटूट आस्था रही और राव साहब ने जन्म से ही अपने कर्तव्यों का गहरा बोध रहा और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में भय और पक्षपात से हमेशा दूर रहते थे। मैं सारी बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों, राव बीरेंद्र सिंह जी पर वीडियो बनाने से पहले हरिवाल के बहुत सारे लोगों से मैंने उनके व्यवहार के बारे में पूछा कि किस तरह का व्यवहार उनका रहता था। अपने सिद्धांतों को बड़ी दृढ़ता की वजह से कभी कभी वो उनको कठोर समझा जाता था और राव साहब के चरित्र का एक विशेष गुण उनकी पारदर्शक सच्चाई थी। वो जैसे भीतर थे वैसे बाहर थे और सच्चाई को वो खुलेआम कह दिया करते, तो इस वजह से राजनीति में उनका कभी कभी नुकसान भी हो जाया करता था, लेकिन खरी बात कहना उनके स्वभाव का एक हिस्सा था। और आज की राजनीति में शायद ये दुर्गुण ही कहा जाएगा, क्योंकि खरी बात कहना राजनीतिक रूप से हमेशा नुकसानदायक ही आज के दौर में रहता है।
और अगर एक बार उनको कोई बात जम जाती थी तो फिर वो उस पर अडिग रहते थे और चाहे कोई कीमत उसके लिए चुकानी पड़े वो उसके लिए चुकाने के लिए तैयार रहते थे। और असल में दोस्तों अहिरवाल जो इलाका है वो राव बीरेंद्र सिंह और उनके पूर्वजों से इस तरीके से गुथा मुथा है कि राव साहब के परिवार को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेलने के और उनका जो रामपुरा हाउस का प्रभुत्व जो है उसको खत्म करने की कोशिशें हमेशा हुई हैं, होती भी रहनी चाहिए। राजनीति में राजनीतिक विरोधी होने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अहिरवाल में और अहिरवाल के जो राव साहब के जो प्रेमी मतदाता हैं वो राव वीरेंद्र सिंह के परिवार को हमेशा अपनी सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। और यही कारण है कि रामपुरा हाउस का जो वर्चस्व है आज तक बना हुआ है। एक शेर की दो लाइनें हैं दोस्तों, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। तो राव वीरेंद्र सिंह जी परिवार पर यह स्टिक बैठती है और हर दौर में उनके परिवार को चुनौती मिली है, लेकिन अभी तक राव बलबीर सिंह जी, उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह जी और अभी राव इंद्रजीत जी अहिरवाल के निश्चित तौर पर, चाहे विरोधी कुछ भी कहें, वो एक बड़े नेता हैं। और अगर बात राव वीरेंद्र सिंह जी के जन्म से हम शुरू करें दोस्तों तो 20 फरवरी 1921 को रेवाड़ी के गांव नांगल पठानी में उनका जन्म हुआ था। और राव वीरेंद्र सिंह जी के जो पिता थे उनमें सियासत या दुनियादारी के प्रति कोई अनुराग मोह नहीं था। और बताने वाले तो यहाँ तक भी बताते हैं कि भले ही वो एक गृहस्थ का जीवन जीते थे, लेकिन जीवन और आचरण उनका संतों जैसा था। राव वीरेंद्र सिंह के जन्म से 2 साल पहले ही राव बहाल सिंह जी ने लाहौर से वकालत की थी, लेकिन वो इस दुनिया में खुद को ढालने के लिए तैयार नहीं हो पाए और हमेशा अपने तरीके से ये जीवन बिताया। उनका राजनीति, सियासत, दुनियादारी, इन चीज़ों में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। राव बहाल सिंह जो राव वीरेंद्र सिंह जी के पिता थे, राव बहाल सिंह जी के परदादा राव जीवाराम और राव तुलाराम जी के दादा राव तेज सिंह दोनों सगे भाई थे। और राव वीरेंद्र सिंह और राव शिवराज सिंह दोनों राव बहाल सिंह जी के पुत्र हैं। राव बहादुर बलबीर सिंह जी जो राव तुलाराम जी के वंशज थे और वहीं रामपुरा स्टेट के मालिक भी थे, उनका जो 18 जनवरी 1941 को निधन हुआ था। तो राव बलबीर सिंह जी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी जो मृत्यु है उससे पहले ही वसीयत तैयार करवा ली थी और अपनी जो रानी है निहाल कुंवर जी, उनको ये अधिकार दिया था कि वो राव तुलाराम के वंश में से ही किसी भी काबिल युवक को गोद ले सकती हैं। और 1945 में रानी निहाल कुंवर जी ने राव वीरेंद्र सिंह जी को गोद लिया था। तो इस तरीके से बहाल सिंह जी के यहाँ घर जन्म लेने के बाद वो राव बलबीर सिंह जी के घर गोद चले गए। राव बलबीर सिंह जी की सियासत में काफी सक्रियताएं थी और अहिरवाल क्षेत्र पर जो आज रामपुरा हाउस का होल्ड है उसकी असल शुरुआत राव बलबीर सिंह जी ने की थी। और पंजाब विधान परिषद जब होती थी दोस्तों, तो इसके जो पहले चुनाव थे 1920 में, वो गुड़गांव ग्रामीण गैर मुस्लिम सीट से चुने गए थे। 1923 और 1926 में भी वो हिंदू महासभा की टिकट पर यहां से चुने गए थे। 1937 में राव बलबीर सिंह जी उत्तर पश्चिमी गुड़गांव ग्रामीण सामान्य सीट से चुने गए और लेकिन 1941 में फिर ये सीट खाली हो गई तो यहाँ उपचुनाव हुआ और राव मोहर सिंह जी यहाँ से चुने गए थे। इसके बाद उनकी पारिवारिक और राजनीतिक विरासत का जो जिम्मा है वो राव वीरेंद्र सिंह के कंधों पे आया, फिर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। और राव वीरेंद्र सिंह जी की अगर राजनीतिक विरासत पर बात करने से पहले थोड़ा और उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानना चाहें तो दोस्तों जितनी जानकारियां मुझे मिली उसमें उन्होंने उनकी जो शिक्षा है वो देहरादून हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज से हुई थी और 1942 में उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। 1942 में ही राव वीरेंद्र सिंह जी भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और 1943 में कमीशन प्राप्त करके वो कैप्टन बने और 1947 में कैप्टन के पद से इस्तीफा देकर सेवानिवृत्ति उन्होंने ले ली और 1949-50 में उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा भी पास की और उनको आईपीएस मिल रहा था कैडर, लेकिन उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया। 1950-51 में उन्होंने देश की प्रादेशिक सेना को एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया था और शायद वो मन ही मन इस दौरान रामपुरा हाउस और उसकी राजनीति को संभालने का मन बना चुके थे, नहीं तो वो आईपीएस बनकर सारी उम्र आराम से रह सकते थे और आप अंदाजा लगा सकते कितने बड़े पद पर वो पहुंच सकते थे। तो आज भले इतने सालों से रामपुरा हाउस अहिरवाल की राजनीति का भाग्य तय करता आ रहा हो, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह के लिए जो रामपुरा हाउस था दोस्तों, उसमें जाना और राव बलबीर सिंह की विरासत को संभालना कोई आसान काम नहीं था।
एक तरीके से आप देखें तो यह कांटों का ताज था और उस समय राव गजराज सिंह अपने सामने खड़े होने वाली चुनौती को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। और रामपुरा हाउस वर्सेस अदर्स जो लड़ाई है वो हमेशा चलती रही है, आज भी चल रही है। लेकिन राव वीरेंद्र सिंह जी के सेना से सेवानिवृत्त जो रिटायरमेंट है उसके बाद और रामपुरा हाउस में लौटने के कुछ साल अच्छे नहीं रहे और इस दौरान राव वीरेंद्र सिंह जी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और एक बात और है दोस्तों कि राव वीरेंद्र सिंह जी की राजनीति पे जो वीडियो बना रहा था मैं ये और इनको समझने की कोशिश कर रहा था, तो ये भी कोई आसान काम नहीं रहा, क्योंकि एक तो राव वीरेंद्र सिंह जी पर लिखा ही बहुत कम गया है। अक्सर राजनेताओं पर बहुत सारी किताबें मिलती हैं, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह जी पर ले देकर 2-3 किताबें ही उपलब्ध हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से मिल पाई हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो किताब मुझे मिली खोजने पर वो डॉक्टर अनिल कुमार जी की हैं, जो नांगल पठानी गांव के ही रहने वाले हैं और उन्होंने राव वीरेंद्र सिंह जी पर राव वीरेंद्र सिंह एंड पॉलिटिक्स किताब बहुत मेहनत करके लिखी हुई है। बहुत काफ़ी जानकारी उस किताब से मुझे वीडियो बनाने में मदद मिली। और दूसरी महत्वपूर्ण जो किताब है वो राव वीरेंद्र सिंह की स्मृति पर लिखी हुई है और हमारे यूट्यूब के साथी हैं सत्येंद्र यादव जी, उनके प्रयासों से वो किताब मुझ तक पहुंची है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा की कार्रवाइयों को खंगालना पड़ेगा दोस्तों, उनको देखा जा रहा है। चमन लाल झाम जी की भी एक किताब बहुत पुरानी है, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, उनमें भी काफ़ी किताबें हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर में अच्छी जानकारियाँ कुछ मिली हैं और थ्री लाल्स ऑफ हरियाणा जो वर्मा जी की किताब है उसमें भी उनके बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सारे मिला मिलू के और इनसे जो जो जूस निचोड़ निकल आएगा दोस्तों, वो आप तक मैं लाने की कोशिश करूँगा। और कल का जो वीडियो होगा उस वीडियो में जो रामपुरा हाउस के सामने जो सबसे बड़ी आज तक चुनौती आई है उस चुनौती का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि उन चुनौतियों से पार पाकर ही राव वीरेंद्र सिंह जी राजनीति में स्थापित हो पाए। नहीं तो शुरुआत में ही विरोधी लोग जो थे रामपुरा हाउस को का जो राजनीतिक हैसियत थी, वजूद था, उसको कम करने की पूरी भयंकर एक पूरी फिल्मी कहानी है दोस्तों वो, तो उसका जिक्र मैं कल करूंगा। अहिरवाल के लोगों से मेरा ये निवेदन भी है, भले ही आप राव वीरेंद्र सिंह जी की राजनीति के प्रशंसक हों या रामपुरा हाउस की राजनीति के प्रशंसक ना हो, आप विरोधी गुट से भी हो सकते हैं, लेकिन अहिरवाल में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों जो राव वीरेंद्र सिंह जी के बारे में प्रचलित हैं। तो जो अहिरवाल के साथी खासतौर पे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जो राव वीरेंद्र सिंह जी के बारे में कुछ भी जानते हैं, कुछ भी सुना है, आपके गांव में कभी आए हों आप, उनका कोई वक्तव्य आपको याद हो, उनकी कोई बात याद हो, तो आप जरूर कमेंट करना दोस्तों। हो सकता है वो किसी जानकारी किसी वीडियो में काम आ जाए या हम सबकी जानकारियों को समृद्ध कर सके दोस्तों, क्योंकि अकेला मैं ये इतना कुछ करने में सक्षम नहीं हूँ। ये वीडियो बन पाते हैं वो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम सब लोग मिलकर ये कोशिश करते हैं। राव वीरेंद्र सिंह जी की राजनीति जो थी वो यात्रा एक गजब की यात्रा थी दोस्तों। और अहिरवाल के अक्षत्र में जो अहिरवाल पूरी अहिरवाटी जिसको आप कहते हैं, उसमें राव वीरेंद्र सिंह जी को हमेशा याद किया जाएगा। वो क्यों किया जाएगा? क्योंकि वो एक बहुत लंबे दौर के वहाँ पे गवा रहे हैं और सबकी राजनीति की विशेषताएं होती हैं, सबके अवगुण भी होते हैं, सबके गुण भी होते हैं। तो हम इन वीडियो में ओवरऑल सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आप ना केवल प्रशंसक हों या आप उनके राजनीतिक विरोधी हों, मुझे इस बात से या आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम इतिहास को खंगालने बैठे हैं। अगर हम राव इंद्रजीत जी की राजनीति पर बात करें तो समझ में आता है कि हम इस दौर में बात कर रहे हैं या इस दौर में हम उनसे कोई फायदा उठा सकते हैं या उनका नुकसान कर सकते हैं। लेकिन राव वीरेंद्र सिंह जी पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो पसंद नापसंद है उसको आप किनारे पर रखें और इन जो वीडियो हैं इनमें सिर्फ राजनीतिक रूप से राव वीरेंद्र सिंह जी को समझने की कोशिश करें, यही आपसे मेरा आग्रह है। जितने भी वीडियो बनेंगे आपके सामने जरूर लेकर आएंगे, बहुत रोमांचक अच्छी जानकारी लेकर आएंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए अहिरवाल के लोगों से खासकर वो इन वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, 2-4 अपने जैसे साथियों को भेज सकते हैं। शुक्रिया। 3 बजे मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।